चिंग के बीजिंग जाने की खबर सुनकर शिंगवू एक पल के लिए बिल्कुल चुप सा हो जाता है। अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा होता है, लेकिन अपने इमोशंस छुपाते हुए वो मुस्कुराकर चिंग को बधाइयाँ देता है। चिंग के जाने वाले दिन शिंगवू ने पूरी तैयारी कर रखी होती है। अपने दोस्त हुआंग माओ के फादर की हेल्प से वो एक बड़ा पिकअप ट्रक अरेंज करता है ताकि चिंग कंफर्टेबल ट्रैवल कर सके। इसके बाद इमोशनल फेयरवेल का मोमेंट आ जाता है। वो दादी से प्रॉमिस करती है कि खाना खाते वक्त वीडियो कॉल करेगी ताकि वो अकेला महसूस ना करे। फांग को लगता है शायद उनसे चिंग की देखभाल में कोई कमी रह गई। साथ वो वक्त से पहले जा रही है, इसलिए वो लास्ट पेमेंट माफ करने की बात करती हैं, लेकिन चिन मना कर देती है और कहती है कि अंकल सुन बाद में पेमेंट सेटल कर देंगे। जाने से पहले चेंग हाओ और टोंग भी भागते हुए आते हैं और इम्पोर्टेड फ्रूट्स और होममेड स्नैक्स से भरा हुआ बैग उसे दे देते हैं। ये देखकर चीन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। रास्ते में वो कुछ खास जगहों पे रुकती है। सबसे पहले वो के साथ लाइट हाउस के पास आती है, जहाँ दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। वो लोग पुरानी यादें याद करके हंसने लगते हैं, स्पेशली जब चिंग को याद आता है कि उसने पहली बार शिंगवू को एक बदतमीज गुंडा समझा था। उसके बाद दोनों खूबसूरत लेवेंडर के खेत पहुंच जाते हैं। वो यहाँ अपनी कुछ फोटोज क्लिक कराने के लिए शिंगवू को फोन बढ़ाती है। जब चिंग प्यारे प्यारे पोज देने लगती है तो शिंगवू उसमें इतना खो सा जाता है कि वो फोटो के बजाय वीडियो लेने लगता है। एंड में चिंग भी उसके साथ एक सेल्फी लेती है। स्टेशन पे पहुंचकर चिंगवू को अलविदा कहती है और उसे गले लगाती है और जाते समय कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसके पॉकेट में भरते हुए कहती है अब ये यहीं पे खत्म हुआ। चिंग मुस्कुराते हुए अपने फ्यूचर के सपने लेकर बीजिंग के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो शहर पहुंचती है उसके सारे सपने टूट से जाते हैं। वो अपनी दोस्त को मैसेज करती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने उसे ब्लॉक कर दिया और ग्रुप चैट से भी रिमूव कर दिया है। इसी शौक के बीच उसके पास हुआंजी स्टडी अब्रॉड से कॉल आता है। उसे अर्जेंटली स्कूल बुलाया जाता है, ये बताने के लिए कि किसी ने अनोनिमसली उसके फाइनेंशियल कंडीशन को एक्सपोज किया है। अपने फादर के इकोनॉमिक क्राइम और फ्रोजन असेट्स को उनसे हाइड करने की वजह से यूनिवर्सिटी ने उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब अगले 5 सालों तक वो अप्लाई भी नहीं कर सकती। चिंग की दुनिया एक ही पल में बिखर जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसकी फैमिली सिचुएशन के बारे में बीजिंग में सिर्फ 2 ही लोग जानते थे और उनमें से एक ने अभी अभी उसे ब्लॉक किया था। गुस्से और दर्द के साथ वो लेलिंग को एक कैफे में ढूंढ लेती है और पूछती है उसने ये सब जेलेसी में किया क्योंकि रुईहांग उसे पसंद करता है। लिंग ने सीधे सीधे कह दिया कि हाँ, उसने ये सब जलन में किया। वो तो उसे सच में अपनी दोस्त मानती भी नहीं है। जिस पे चिंग ने बताया उसकी कभी भी रुईहांग में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, उसके लिए दोस्ती सबसे इम्पोर्टेंट थी और आज से वो दोस्ती भी खत्म हो गई। रुईहांग जो दूर से ये सब सुन रहा था, पास आकर लिंग पे गुस्सा करता है और चिंग को अपने घर ले आता है। उसकी माँ ऊपर से तो काइंड बनने की एक्टिंग करती है, लेकिन बाद में अपने बेटे को किचन ले जाकर समझाती है उनकी कंपनी के बिजनेस कनेक्शंस चिंग के फादर से जुड़े हुए हैं। अगर वो उनके घर में रही तो वो भी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। ये सुनकर चिंग को लगता है कि वो सबके लिए बोझ बन चुकी है और बिना किसी को बताए वो खामोशी के साथ घर छोड़कर चली जाती है और अंकल सुन को कॉल करती है, जो बताते हैं कि उसके फादर का केस और भी ज्यादा सीरियस हो गया है और अकाउंट्स अभी भी फ्रीज हैं। आखिरी उम्मीद के तौर पे चिंग अपने पुराने घर पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स तक बदल दिए गए हैं। तेज बारिश हो रही होती है और वो घर के बाहर सीढ़ियों पे बैठकर रो पड़ती है। उसकी जिंदगी में शायद इससे ज्यादा बुरा वक्त कभी नहीं आया था। तभी अचानक उसके ऊपर गिरती बारिश रुक जाती है। वो सर उठाकर देखती है और सामने शिंगवू छाता लिए खड़ा होता है। वो बताता है कि वो उसकी चिंता करते करते बीजिंग तक आ पहुंचा। वो उसे वार्म नूडल्स दिलाता है और बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 15 मिनट और वैलिड है, इसीलिए उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी उसकी है। फिर वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए उसका घर हमेशा चिंग के लिए खुला रहेगा। ये सुनते ही चिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके साथ वापस जजातिंग चलने के लिए मान जाती है। लेकिन जाने से पहले चिंग अपना सामान लेना चाहती थी, इसीलिए दोनों बैकयार्ड से चुपके से उसके घर के अंदर घुसते हैं, जहाँ चिंग देखती है कि उसकी मदर के प्यारे प्यारे प्लांट्स मुरझा चुके हैं। लेकिन शिंगवू की नजर एक जिंदा पौधे पे पड़ जाती है। चिंग फैसला करती है इसे अपने साथ ले जाएगी। घर के अंदर वो चिंग के कई सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स देखता है जो उसने कई सारे इवेंट्स और कंपटीशन में जीते थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। पैकिंग के दौरान चिंग फ्रीजर की बची आइसक्रीम वो के साथ शेयर करके खाती है
दिन पिगी बैंक तोड़कर अपने जमा किए पैसे अपने पॉकेट में भर लेती है। सूटकेस में जगह नहीं होता तो कुछ कपड़े और सनग्लासेस भी पहनती है और वो को पहनाती भी है, लेकिन निकलते वक्त सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेते हैं और वो उनसे बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। उनके दौड़ते दौड़ते सुबह हो जाती है। बीजिंग छोड़ने से पहले चिंग अपनी मदर की ग्रेवयार्ड पे आती है। आंखों में आंसू लेकर कहती है कि उसकी जिंदगी और भी अंधेरे में चली गई है, लेकिन अब वो डर नहीं रही क्योंकि किसी ने उसका हाथ थाम लिया है। साइड में खड़ा शिंगवू उसकी मदर से प्रॉमिस करता है कि वो चिंग की हिफाजत करेगा। वापस आते वक्त वो एक स्टोर से दादी के लिए एक इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर खरीदता है। 200 वॉन के पैसे घट रहे होते हैं तो ये अमाउंट चिंग दे देती है क्योंकि दादी के लिए वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती थी। जब दोनों जाजातिंग लौटते हैं तो दादी नई व्हीलचेयर देखकर खुशी से भर जाती है। चिंग लानफांग को डिजाइनर सिल्क स्कार्फ और स्किन केयर प्रोडक्ट्स गिफ्ट करती है। जब सब पूछते हैं कि चिंग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई तो वो बताती है कि उसके प्लान्स चेंज हो गए हैं। अब वो कम से कम 1 साल तक जजातिंग में ही रहेगी। फांग उसका वार्मली वेलकम करती है, लेकिन बाद में शिंगवू को बाहर ले जाकर अपनी टेंशन बताती है। वो कहती है उन्हें चिंग की परवाह है, लेकिन सच ये है कि उनके पास पैसे नहीं बचे। फाइनल पेमेंट मिलने नहीं वाली, पुराने पैसे कर्ज चुकाने में खर्च हो चुके हैं। वो कहता है भले ही हमारा उसके साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन अभी उसकी फैमिली मुश्किल में फंसी है। वो अब्रॉड नहीं जा सकती, बीजिंग के दोस्त भी काम नहीं आ रहे हैं, हमारे अलावा और कौन उसकी मदद करेगा। आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और उसने उन्हें चिंग के सामने पैसों की प्रॉब्लम का जिक्र करने से मना किया और कहा वो खुद सब कुछ संभाल लेगा। फांग को फिर भी टेंशन थी, लेकिन दादी ने वो के इस फैसले में उसका साथ दिया। इसी दौरान पता चला कि चिंग बीच पर गई हुई है, इसीलिए वो उसे ढूंढता हुआ लाइट हाउस के पास पहुंच जाता है। समुद्र को देखते हुए चिंग कहती है कि जजातिंग अब उसे पहले जैसा नहीं लगता, सब कुछ फेमिलियर भी है और नया भी। शहर में जो कुछ हुआ उसके बाद यहाँ वापस आकर उसे लग रहा है कि जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है। चिंग की बात सुनकर वो उसके हाथ में एक हर्मिट क्रैब रखता है और उसकी लाइफ को उस छोटे से क्रिएचर से कंपेयर करता है। वो बताता है कि हर्मिट क्रैब बार बार अपना शेल बदलता है और हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। वो ने कहा कि चिंग भी एक दिन इसी तरह अपनी मुश्किलों से निकलकर और मजबूत बनेगी। सबसे बड़ी बात, उसने चिंग को यकीन दिलाया कि जब तक वो यहाँ पे है वो उसे कभी घर की कमी महसूस नहीं होने देगा। शुआन आइलैंड वापस लौटने के बाद वो ने अपना हेयर फिर से ब्लैक डाई कर लिया। रात तक वो अपना रूम चिंग को दे देता है और खुद नीचे यूटिलिटी रूम में शिफ्ट होने का फैसला करता है। चिंग को बहुत ही बुरा फील होता है। वो कहती है कि फ्यूचर में जब भी पैसे कमाएगी हर एक खर्च इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगी, लेकिन वो ने उसे हर वक्त खुद को एक बर्डन समझने से मना कर दिया और कहा कि अब वो भी इस फैमिली का हिस्सा है। और इसी नाते चिंग ने भी उसे एक नेक पिलो गिफ्ट किया ताकि फोन रिपेयर करते वक्त उसकी नेक पेन कम हो सके। दूसरी तरफ फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरी चल रही होती है। गैस बिल भरने के बाद फांग के पास सिर्फ कुछ ही 100 वॉन ही बचते हैं जिससे पूरे घर का खर्च चलाना है। वहीं चिंग को रूयांग कई दिनों से रिच आउट करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसकी माँ की बात का बुरा ना माने, वो खुले दिल से उसे अपने घर पे रहने देगा, कोई उसे कुछ कहेगा नहीं। लेकिन चिंग ने बताया कि वो जजातिंग वापस लौट आई है। हाँ, वही जगह जो उसे पहले बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पर अब सब कुछ अलग सा लगने लगा है। एक दिन जॉगिंग करते वक्त चिंग पानी लेने बो की शॉप पे रुकती है। वहाँ उसकी नजर लुनियान और उसके दोस्त की कॉन्वर्सेशन पे पड़ती है। दोस्त ने उसे सिटी के कैरियोके बार में काम करने का ऑफर दिया जहाँ रोज के 100 वॉन मिल सकते थे, लेकिन लुनियान ने सीधा मना कर दिया। उसने कहा कि फांग और उनकी फैमिली मुश्किल में है और वो यहाँ उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। ये बात सुनकर चिंग क्यूरियस हो जाती है। फ्रेंड के जाने के बाद वो लुनियान से पूछती है कि आखिर वो इतना लॉयल क्यों है। तब लुनियान ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि 6 साल पहले उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स के बाद अपनी अलग नई फैमिलीज बना ली। लुनियान अपनी बूढ़ी दादी के पास रहता, वो बहुत ही गरीब थे, इसलिए वो अंडर नरिश्ड भी था। लोग उसे बुली करते थे और एक दिन कुछ बदमाशों ने उसे बुरी तरह से पीट दिया। उस वक्त वो उसकी मदद के लिए आया और उसे शुआन आइलैंड ले आया और फांग ने उसका ख्याल रखा, उसे खाना खिलाया, बाल काटे और फिर शिष्य बना लिया। ये सुनकर चिंग को एहसास होता है कि वो और लुनियान काफी सिमिलर है। जिंदगी की मुश्किलों में डूबने से पहले दोनों को किसी ने संभाल लिया था। जब दोनों बार्बर शॉप वापस आए तो बाहर
कर्ज वसूली वाले बैठे थे जो फांग से बाकी के 20,000 वॉन लेने आए थे। अंदर वो उन्हें भगाने के लिए कुछ अमाउंट पे तो करता है, लेकिन लीडर मिस्टर मा को 2,700 वॉन और चाहिए थे। ये लिए बिना वो जाने से इनकार कर देते हैं, इसलिए चिंग अंदर आती है और उन्हें ऑनलाइन पेमेंट कर देती है। माँ ने जाते वक्त बोला बाकी के पैसे भी वो ऐसे ही लौटा दे। जब वो ने चिंग से पूछा उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए तो उसने बोला ये उसके कंप्यूटर ठीक करने का चार्ज है। उसके बाद चिंग शॉप के अकाउंट्स को गौर से देखती है। अपनी मैथ्स स्किल का यूज करके वो पूरे खर्च का हिसाब निकालती है और फिर एक शॉकिंग सच सामने आता है। शॉप एक्चुअली में प्रॉफिट कर रही थी, प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं थी, पर ये थी कि वो बहुत सारे बिजनेस एक्सपेंसेस अपनी पॉकेट से भर रहा था और फांग के एक्स्ट्रा खर्च को कवर कर रहा था। जैसे ही वो ग्रोसरीज लेकर आई और उन्हें ये सब सुनने को मिला तो वो भड़क उठी कि वो क्या कुछ पैसे अपने ऊपर खर्च भी नहीं कर सकती। कभी कभी थोड़ी बहुत खुद के लिए शॉपिंग करने में क्या बुराई है। चिंग ने बात को फौरन से संभाला और फांग की बिजनेस स्किल्स की तारीफ की और कहा कि शॉप का प्रॉफिट फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काफी है। इससे एटमोस्फेयर फिर से नॉर्मल हो जाता है। उस रात डिनर के दौरान चिंग एक नया प्रपोजल रखती है। वो कहती है कि अब वो स्वान आइलैंड को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करेगी। वो को लगता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है, लेकिन चिंग ने कहा कि अगर प्रॉफिट ज्यादा बनाना है तो सबसे पहले स्वान आइलैंड को सक्सेसफुल बनाना होगा। लेकिन फांग और वो को नहीं लगता ये काम आसान होने वाला है, इसीलिए वो कुआनिया की बहन को कॉल लगाता है उससे कुछ काम मांगने के लिए। इधर चिंग रात भर बार्बर शॉप के ट्रांसफॉर्मेशन की प्लानिंग में लग जाती है और अगले दिन वो को अपना तैयार किया हुआ डिटेल्ड प्रपोजल दिखाती है और बताती है कि वो उसका बर्डन हल्का करना चाहती है ताकि उसे एक्स्ट्रा जॉब्स करके खुद को थकाना ना पड़े। ये सुनकर वो उसके इस प्लानिंग को ट्राई देने के लिए मान जाता है। चिंग ने बताया यहाँ स्वान आइलैंड को छोड़कर 3 और बार्बर शॉप है जिनमें से एक बहुत ही अच्छा चल रहा है। उसने उस पे रिसर्च किया और स्ट्रेटेजी बनाई। उसका प्लान यंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, मॉडर्न हेयर स्टाइल्स इंट्रोड्यूस की जाएगी और स्टाइलिश फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। वो ने पूछा कि मॉडल्स कहाँ से आएंगे। तब चिंग ने फांग और उनकी क्लब के फ्रेंड्स की तरफ इशारा कर दिया। वो को लगा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन चिंग सीधा उन तीनों लेडीज के पास पहुँच गई। शुरू में सब हंसने लगे और कहने लगी कि उनकी एज मॉडल बनने की नहीं रही। चिंग ने कहा कि रनअवे मॉडल नहीं, प्रिंट मॉडल बनना है, और क्योंकि स्वान आइलैंड के मेन कस्टमर्स 35 से 55 एज ग्रुप की विमेन होती हैं, इसीलिए उनसे बेटर रिप्रेजेंटेटिव कोई हो नहीं सकता। फिर चिंग ने बताया कि उनकी फ्री की फोटोशूट होगी। फोटोशूट का नाम सुनते ही वो तुरंत मान जाती हैं। ये काम होते ही चिंगवू के पास आती है और अपनी पूरी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करती है। उसने कहा कि स्टॉक फोटोज तो कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन जजातिंग जैसे क्लोज कम्युनिटी में असली मैजिक तब होगा जब लोग अपने ही नेबर्स को ड्रामेटिक मेकओवर के बाद फ्लायर्स में देखेंगे। इससे क्यूरियोसिटी और डिस्कशन दोनों क्रिएट होंगे। जब चिंग ने वो से कहा कि उसे भी मॉडल बनना चाहिए इस फोटोशूट के लिए क्योंकि वो हैंडसम दिखता है, उसने हल्के से मुस्कुराया और इस कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स कहा। वो फोटोग्राफर के लिए कुआनिया को चुनता है जो कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो प्रोफेशनल्स की तरह फोटोज ले पाएगा, पर वो को उस पे पूरा यकीन होता है। वो कुआनिया को मोटिवेट करता है और उसे डीएसएलआर कैमरा देकर मना लेता है। वहीं चिंग लुनियान को कुछ ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स दिखा रही होती है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट वे है। इसे सीखने के लिए वो उसके साथ ऑनलाइन वीडियोस देखती है और जब उसके बालों पे स्टाइलिंग करती है तब वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अलग होता है। इसे देखकर फांग चिंग को समझाती है कि हर बाल का टेक्सचर सेम नहीं होता, एक ही वे में किए स्टाइलिंग सब पे सूट नहीं करती। फांग के हाथों का कमाल देखकर चिंग मजबूर हो जाती है उनकी तारीफ करने पे। अब उसे उनके बालों पे ऐसे स्टाइल्स ट्राई करने थे, लेकिन फांग अपने हेयर को उसके हाथ से बर्बाद होने से बचाने के लिए वहाँ से बहाना करके भाग जाती है। सोच में डूबी चिंग लुनियान से कहती है उस पे कर्ल्स ट्राई करने। दोनों को ये सब करता देख दादी भी ज्वाइन करती है और चिंग से बोलती है अगर उनके हेयर सही लगे तो वो भी इस फोटोशूट का पार्ट बनेंगी। कुछ घंटों बाद जब लुनियान दादी के कर्लर्स निकालता है तो रिजल्ट देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। अब बारी आती है चिंग की। वो थोड़ी नर्वस होती है लेकिन अपने कर्ल्स देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ये फांग को दिखाने के लिए वो भागते हुए जाती है और एंट्रेंस पे वो से टकरा जाती है जो उसके नए नए हेयर स्टाइल को देखकर बोलता है कि ये बिल्कुल मेरिडा जैसे ब्यूटीफुल लग रहा है। चिंग बहुत से स्टाइलिंग और प्राइसेस फिक्स कर लेती है। उसके प्लान में मेंबरशिप सर्विस भी होती है। फांग और लुनियान कहते हैं कि ऐसे प्राइसेस अचानक से बढ़ने पे पुराने कस्टमर्स भी आना बंद हो सकते हैं, लेकिन चिंग बताती है इसीलिए वो ये सब फ्लायर्स वगैरह प्रिपेयर कर रही है। उन्हें बस सबको यकीन दिलाना है कि मेंबरशिप लेने के बाद उन्हें पैसे कम देने पड़ेंगे। बाद में फांग की क्लब पार्टनर्स भी आती है जिनके साथ चिंग मीटिंग करती है कि उसे उनकी जरूरत है शॉप के पॉजिटिव बातों को फैलाने में।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ के ऑफर और उसके बेनिफिट्स के बारे में जाने। सभी को चिंग के बिजनेस आइडियाज बहुत ही पसंद आते हैं और वहीं उसकी स्ट्रेटेजीज वगैरह को दूर से वो सुन रहा होता है और बस स्माइल करता जाता है। वही चिंग बताती है उसने अपने डैड को बिजनेस करते हुए देखा है, इसलिए उसे थोड़ा बहुत जो कुछ आता था सब शुआन आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करने में लगा दिया। अगले दिन होता है फोटोशूट। तीनों महिला हेयर स्टाइल चेंज करने के बाद पूरे जोश में फोटोज के लिए पोज दे रही होती हैं। हाओचिंग और टोंग अपनी माओ को ऐसे अलग रूप में देखकर पहचान ही नहीं पाते हैं। दादी और सभी को चिंग रिलैक्स होकर एक्ट करने को कहती है ताकि फोटोज एकदम नेचुरल और जेन्युइन आए। फिर सभी ने ग्रुप फोटोज भी ली। वो सबको इतना खुश देखकर उस शख्स जिससे उसने कैमरा बोरो किया था कहा कि वो उसे कल तक लौटा देगा। चिंग ने कुछ फ्रेश वाटरमेलन वो के लिए ले आया और कहा भले ही शुआन आइलैंड ग्रो करे या ना करे पर आज सबने बहुत एंजॉय किया। तभी उनके मोमेंट्स कुआनिया कैप्चर कर लेता है और सजेस्ट करता है इन फोटोज को भी पोस्टर में इंक्लूड करने का। वो शाम तक सबको मिलकर ने बाहर ले आया। बाकियों ने बोला ज़ाज़ा तिंग का इस साल का समर चिंग की वजह से बहुत जॉयफुल रहा। चिंग ने भी कहा जब वो यहाँ पहली बार आई थी तो उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तो वो से हो जाता, लेकिन अब वो सबकी शुक्रगुजार है। उनकी बदौलत ही आज वो बीजिंग की सड़कों में भटकने के बजाय यहाँ आराम से रह रही है, जिसका सारा क्रेडिट वो शिंगवू को देती है। खाने के दौरान वो को किसी के वाईफाई ठीक करने का अर्जेंट काम आ जाता है, सो वो थोड़ी देर के लिए चला जाता है। जब वापस आता है तब सभी ड्रंक पड़े होते हैं और चिंग बीच साइड पे डांस कर रही होती है। वो अपने दोनों दोस्तों से पूछता है उन्होंने उसे इतना पीने से रोका क्यों नहीं। वो कहने लगते हैं कि चिंग को रोक पाना उनके बस का नहीं था। वो ने दोनों को बाकियों को घर छोड़ने के काम में लगा दिया और चिंग की ड्रंक होकर क्यूट हरकतों को अकेले एंजॉय करने लगा। चिंग ने भी प्यार से उसे अपने पास बुलाया और कहा कि वो शुआन आइलैंड को ग्रो करना चाहती है ताकि वो को सपोर्ट कर सके। वो वादा करती है पैसे आने के बाद उसके लिए बड़ा सा मैंशन खरीदेगी जिसमें बड़े बड़े बेड्स होंगे। चिंग उसके कानों में कहती है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें स्ट्रगल करता देख मुझे पेन होता है। वो को उसकी बात छू जाती है। जैसे जैसे चिंग उसके लिए बचकाने डांस करती है वैसे वैसे वो पिघलने लगता है। फिर चिंग एक बोट पे चढ़ जाती है। वो को इसे स्टार्ट करने को कहती है। वो भी रोल प्ले करने लग जाता है। चिंग उसे बोलती है जैक यू जंप आई जंप। वो भी कहता है ओके रोज। जब वो उसे घर ले आता है तब चिंग नशे में बताती है उसकी फैमिली वो और ये घर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन यहाँ क्लोजेट नहीं है। उसे कपड़े रखने में दुश्वारी होती है। जब सुबह उठती है तो कमरे में वो का रखा हुआ गर्म पानी और हैंगओवर की मेडिसिन देखती है। जब बाहर आती है तो वो को कुछ फर्नीचर बनाता हुआ पाती है। हाओचिंग और टोंग के जाने के बाद वो उसे बताता है कि उसने कल उसे क्या कहा जो अब चिंग भूल गई है। पिछली रात जब शिंगवू मस्कीटो कॉइल चला रहा था तब चिंग उसके बम को घूर रही थी और फिर उसे कह देती है कि उसके बट बहुत ही अच्छे शेप में है। यह सुनते ही चिंग शर्म से पानी पानी होकर वो उसे नजरें चुराकर भाग जाती है। जब फांग पूछती है चिंग को क्या हुआ तब वो बताता है कि वो नहीं जानती पर चिंग के और भी कई सारे साइट्स हैं जो उसने खुद पहली बार जाना और अब उसे पूरा यकीन है कि वो उसे कई दिनों तक शर्म के मारे फेस नहीं करने वाली। प्रिंटिंग शॉप में ओनर ने वो को फोटोज में देखकर चिंग को अच्छा खासा डिस्काउंट दिया और बताया वो हमेशा उनके चीजें फिक्स कर दिया करता है और जब भी बुलाते हैं अगर वो दूर ही क्यों ना हो मदद के लिए फौरन से आ जाता है। चिंग खुश हो जाती है कि उसे अपने कजन की वजह से डिस्काउंट मिल रहे थे। वहीं वो उसके बनाए हुए हेयर सर्विसेज के प्राइसेस देख रहा होता है। इवन अपने और उसके फोटोज के प्रिंट भी निकालता है। कुआनिया उसे बताता है उसकी बहन जो बिजनेस ट्रिप पे हाइनान गई हुई थी आज वापस लौट रही है। वहीं चिंग जब प्रिंट किए पोस्टर्स लेकर घर जा रही होती है तब अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। उसे बस स्टैंड के पास अकेले खड़ा देखकर एक लड़की उसे अपनी कार में राइड देने का ऑफर देती है। वो हार्मफुल नहीं नजर आती तो चिंग भी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। चिंग के हाथ में रखे फोटोज में वो को देखकर लड़की पूछती है क्या तुम इसे जानती हो। चिंग बताती है कि ये उसका कजन है। साथ ये भी खुलासा करती है कि वो उसे अच्छे से पहचान पा रही है। वो शुहान है कुआनिया की बहन जो हाइनान बिजनेस ट्रिप पे गई हुई थी। उसने शुनी स्टोर में उसके और कुआनिया के साथ में फोटोज देखे थे। शुहान ने बताया उसने शिंगू से उसकी शहर वाली दूर की कजन के बारे में सुना तो था। चिंग ने क्यूरियस होकर पूछा वो ने उसके बारे में और क्या क्या बताया। शुहान ने कहा यही कि तुम्हारी फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से तुम यहाँ पे हो। उसने बोला हाँ अगर मेरे साथ ये हादसा नहीं होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता मेरा कोई दूर का कजन भी है। शुहान ने भी पूछा क्या शिंगवू ने कभी उसके बारे में बात की। शिंगू ने बताया उसने तो नहीं पर उसके दोस्त शुहान को भाभी कहते हैं। ये सुनकर वो हंसने लगी और बताया वैसे उसे शिंगयू पसंद तो है, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान लगता है। वहीं वो चिंग को इतनी तेज बारिश में घर वापस लाने के लिए छाता लेकर निकला ही होता है कि उसे शुहान की गाड़ी से उतरता दिखता है। इससे पहले कि वो उसे अप्रोच करे वो अंदर चली जाती
आती है वो उसका मूड ऑफ देखता है। चिंग सीधे अपने रूम में उससे कुछ बात किए बिना चली जाती है। शुहान फ्लायर्स देख रही होती है और फांग को कहती है कि उनका बेटा बिल्कुल उनकी तरह गुड लुकिंग है, पर वो कहता है तुम्हारे भाई ने फोटोज लिए थे इसलिए इतने अच्छे आए। देन वो गर्म पानी लेकर चिंग के पास आता है जो कुछ गीले फ्लायर्स सुखाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे तौलिया देता है भीगे बालों को ड्राई करने के लिए, पर वो उसे कहती है जाकर गेस्ट को अटेंड करने। वो उसके गीले फ्लायर्स लेकर कहता है वो इसे अच्छे से फ्रीजर में रखकर सुखा देगा। फिर वो शुहान को उसकी बॉस के बेटे का मॉडल एयरक्राफ्ट देता है। उसका ये काम शुहान को इतना पसंद आता है कि वो उसे एक और जॉब ऑफर करती है, कंप्यूटर टावर के 200 बैच को चेक करना और रिफर्बिश करना। काम बड़ा था इसलिए पेमेंट भी अच्छे खासे मिलने वाले थे, पर ये जॉब देने के लिए उसके एक कंडीशन होते हैं, यही कि उसे इस बार 30% कमीशन चाहिए। वो फौरन से मान जाता है। इसी खुशी में शुहान जब उसे एक अम्यूजमेंट पार्क की 2 टिकट देती है तो वो मना कर देता है। उसने कहा कि वो इन दिनों बिजी रहने वाला है चिंग के साथ फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करने में। जब शुहान जा रही होती है तब फांग कहती है कि उसकी बदौलत वो को बड़े बड़े काम मिलते रहते हैं। वो उसे अपनी फैमिली की लकी कैट कहती है, लेकिन शुहान का कहना होता है कि वो उसके लिए लकी चार्म है, जिस पे फांग मजाक में बोल उठती है लकी कैट और लकी चार्म एक अच्छा मैच है। चिंग को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता। यहाँ फांगबू को कहती है शुहान को अपने साथ कहीं खाने पे ले जाने। वो अपने साथ चिंग को भी ले जाने की बात करता है। पहले तो वो मना करने लगती है, लेकिन शुहान और वो उसे मना ही लेते हैं। वो तीनों ग्रैनी जाओ के कैफे जाते हैं। उनकी कहानी से हमें जानने को मिलता है उनका बेटा ग्रेजुएशन के बाद अपना कैफे खोलना चाहता था, लेकिन यहाँ के लोगों को ये सब चाइनीज मेडिसिन जैसा लगता है, इसलिए वो सिटी चला गया और अपनी स्किल्स उन्हें सिखा गया। चिंग कहती है ये बिल्कुल बेजिंग के कॉफी जैसी टेस्ट करती है। ये सुनकर वो उसके कप से ट्राई करके देखता है, पर मुंह बनाकर कहता है ये सच में मेडिसिन जैसा टेस्ट कर रहा है। वो इंस्टेंट कॉफी के साथ ही खुश है। इसी दौरान शुहान पूछती है जब चिंग शिंगवू की कजन है तो उसने उसे ज़ातिंग में पहले कभी क्यों नहीं देखा। चिंग ने बोला वो यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ छोटे में आई थी, पर उसके बाद से शायद वो बिजी हो गए होंगे और यहाँ आने का वक्त नहीं मिल पाता होगा। वो बताता है वैसे भी वो दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। तभी वो को एक कस्टमर का कॉल आ जाता है तो उसे वहाँ से निकलना पड़ता है। काम करते वक्त शुहान उसे एक फोटो भेजती है जिसमें वो चिंग के साथ ड्रिंक कर रही होती है। वो उसे कहता है कि चिंग को ज्यादा ड्रिंक ना करने दे। वहीं चिंग के पूछने पे शुहान बताती है कि वो और वो 2 सालों से अच्छे दोस्त हैं। कुआनिया को हियरिंग प्रॉब्लम है, इस वजह से उसका किसी के अंडर काम करना मुश्किल हो गया, इसलिए उसने अपने भाई के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोला जिसमें उसकी पहले से ही दिलचस्पी थी, पर वो यंग थे तो आसपास के कुछ बदमाश उन्हें बुली करते हैं। एक बार शिंगू काम की तलाश में स्टोर आया और जब पुलिस को उन्हें हरास करते हुए देखा तो उनसे बचाया और इन 2 सालों से वो वहाँ काम करके उन्हें बेनिफिट्स दे रहा है। वो उसे अपना एक बहुत ही अच्छा बिजनेस पार्टनर मानती है। चिंग ने पूछा और जो सब उसे और शिंगवू को कपल समझते हैं उसका क्या। वो बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है। शिंगवू उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता, इस बारे में वो बहुत ही पहले से जानती है। आखिर में वो चिंग को अम्यूजमेंट पार्क की टिकट्स देकर एक फेवर मांगती है। रात तक जब वो आता है तो दोनों को मजे में ड्रिंक और चैटिंग करते हुए देखता है। तभी कुआनिया शुहान को पिक करने आ जाता है और वो चिंग को उनके डील की याद दिलाकर चली जाती है। शिंगयू चिंग से पूछता है किस डील की बात हो रही थी। वो कहती है शुहान ने उसे बता दिया कि वो एक काम के लिए शिन्हाई जा रहा है। उसने अम्यूजमेंट पार्क की टिकट्स देकर कहा है वो को मनाने के लिए। सो चिंग उसे कहती है थोड़ा रिलैक्स करने यहाँ शुआन आइलैंड को संभाल लेगी वो, पर वो ये टिकट्स लेने से इनकार करता है। चिंग उसे टाउट करने लगती है कि उसकी क्लोज पार्टनर शुहान चाहती है उसके साथ जाना, ये उनके लिए एक डेट जैसा होगा। वो की भी उम्र हो गई है गर्लफ्रेंड बनाने की। फांग की भी आंखें शुहान को देखकर चमक उठती है। उनका बस चले तो वो कल ही अपने बेटे की शादी उससे करा दे। उसके हिसाब से भी वो एक परफेक्ट लड़की है जो दिखने में भी बहुत ही अच्छी है। वो उसे मना करता है बाकियों की तरह उसे ऐसे टीज करने से, साथ कहता है कि उसका इन सब में कोई लेना देना नहीं है। वो भी उसको गुस्से में टिकट देकर चली जाती है, ये कहते हुए कि उसे भी उसके पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व होना नहीं है। दोनों घर लौट आते हैं। एक तरफ वो कश्मकश में होता है, दूसरी तरफ चिंग सोचती है कि उसे शुहान और वो के रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो जल्द से वो को मैसेज करती है कि उसे गलत ना समझे, वो बस उसे शुहान की तरफ से टिकट दे रही थी, बाकी उसे उनके बीच के रिश्ते के बारे में उतनी परवाह नहीं है। तभी वो देखती है वो को स्कूटी से बाहर जाते और सोच लेती है वो ने जानकर उसके मैसेजेस को सीन करके छोड़ दिया। गुस्से में अंदर आकर दरवाजा इतना जोर से बंद करती है कि उसका ग्लास टूट जाता है। फांग आवाज सुनकर आती है और इसे देखकर कहती है कि वो को बोलकर इसे ठीक करवा देंगी। वहीं वो बहुत ही सीरियस होकर बास्केटबॉल खेल रहा होता है। हाउचिंग और टोंग के हाथ बॉल लगने ही नहीं देता। उसके दिलो दिमाग में बस चिंग घूर रही होती है। वो अपने दोस्तों से कहता है आज के बाद शुहान और उसे लेकर बातें ना बनाया करे
और उसे भाभी भी ना कहे। वापस स्कूटी लेकर घर के नीचे आता है। चिंग का मैसेज देखकर रिप्लाई में लिखने वाला होता है कि शुहान को वो लाइक नहीं करता, लेकिन ये मिटा कर लिखता है कि कल वो उसके साथ फ्लायर्स बांटने चलेगा। लेकिन वो जवाब में ग्रुप चैट में भेजती है कि वो हाउचिंग और तोंग के साथ जा रही है और फिर वो को जीसी से किक कर देती है। वो के फ्रेंड्स पूछते हैं वो क्यों नहीं जा रहा, वो बेचारा भी क्या कहे, तो बहाना करता है कि वो कल काम में बिजी रहेगा। अगले दिन सभी मार्केट में फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हाउचिंग सबसे ज्यादा जोश में होता है। वो इवन बिलियार्ड क्लब आता है, वहाँ के बॉस से रिक्वेस्ट करता है बचे हुए फ्लायर्स यहाँ लगाने के लिए। वो शर्त रखता है उसे एक गेम में हरा दिया तो वो लगा सकता है, फिर क्या। हाओ चिंग ने जी जान लगा दी और उसे हरा कर फ्लायर्स चिपका दिया। वहीं चिंग एक शॉप के अंदर पोस्टर लगाती है तो वो आकर कहता है बाहर दरवाजे पे लगाने से ज्यादा बेनिफिशियल होगा, पर उसने कहा कि कैशियर नहीं मानेगी। लेकिन वो चुटकियों में उसे मना लेता है और चिंग को बताता है उसने उसे हर महीने इस पोस्टर को लगाने के बदले 31 देने का डील किया है। देन उसने उसे पिछली बार रूड होने के लिए सॉरी कहा और बताया कि उसके और शुहान के बीच कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा जैसा वो सोच रही है। चिंग ने बोला उसे रियलाइज हुआ कि उसे सच में वो की लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। उसने उसे ऐसे टाइम में सहारा दिया तो उसे भी ये लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। वो वादा करती है अब से उसके साथ बाउंड्रीज मेंटेन रखेगी, साथ उसे जीसी में फिर से ऐड कर लेगी। अगले दिन सभी बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं कि डिस्काउंट्स देखकर बहुत से कस्टमर्स आएंगे तो जरूर, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं होता। सो चिंग शिंगवू से दोबारा कैमरा लाने को कहती है और साथ में मिलकर फ्लायर्स बांटते हुए एक जबरदस्त ऑफर की अनाउंसमेंट करती है। हेयर स्टाइल के साथ फ्री पोर्ट्रेट। सबको ये ऑफर इतना अच्छा लगता है कि थोड़ी देर में ही कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। खुद की स्टार जैसी फोटोज क्लिक कराना किसे नहीं पसंद होता। सभी की स्टाइलिंग के बाद कुआनिया उनकी अच्छी सी फोटोज लेता है। कस्टमर्स इतने होते हैं कि सबके स्टाइलिंग करते करते फांग और लुई नियान थक जाते हैं, पर चिंग इस वीक की प्रॉफिट कैलकुलेशन करके बताती है उनकी मेहनत का फल बहुत ही मीठा होने वाला है। सब कुछ सही चल रहा था तभी ज़ज़ा तिंग में एंट्री होती है रू हांग की, जिसकी नजर पास के फ्लायर्स पे पड़ती है जिसमें वो चिंग को देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। वही वो शिनहाई में काम कर रहा होता है। शुहान उसे यहीं टेम्पररी रहने को कहती है क्योंकि उसका बार बार जजातिंग से यहाँ आना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता, लेकिन वो कहता है उसे चलेगा, उसका अपनी फैमिली का ध्यान रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो उसे उसका टिकट्स लौटा देता है और बोलता है अगर उसे अपने स्टाफ्स की इतनी फिक्र है तो आइंदा से टिकट के बजाय कैश दे तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। शुहान फिर भी उसे टिकट्स देती है, ये कहते हुए कि शायद उसकी कजन को कभी जाने का दिल करे तो। दूसरी तरफ रुईहांग शुआन आइलैंड आ जाता है चिंग के पास। वो उसे बेजिंग वाली बात के लिए सॉरी कहता है और उसे मनाने के लिए उसकी फेवरेट डेजर्ट भी लाया होता है। वैसे चिंग उससे कभी नाराज नहीं थी क्योंकि बेजिंग में सिर्फ वही उसके साइड आज भी है। वो उसे शॉप लेकर आती है और फांग को बोलकर जाती है कि वो रूहांग को होटल बुक कराने ले जा रही है। रास्ते में हाउ चिंग और टोंग मिल जाते हैं। चिंग उन्हें भी अपने बचपन के फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती है। दोनों को अच्छा नहीं लगता अपनी दोस्त को किसी नए फ्रेंड के साथ देखकर, इसलिए वो को रुईहांग का फोटो भेजकर बताते हैं कि चिंग का बेजिंग वाला दोस्त आया है। वो काम में इतना बिजी था कि उसे मैसेज चेक करने की भी फुर्सत नहीं होती। चिंग रुईहान को उसी होटल ले आती है जहाँ वो पिछली बार स्टे की थी। एक ही रूम था, वही ओशियन व्यू वाला कमरा जिसके बगल वाले रूम में अब तक वो लाइव स्ट्रीम वाला टेनेंट रुका हुआ है। यहाँ फाइनली वो अपने फोन को देखता है जिसमें हाउ का मैसेज था फोटोज के साथ कि उसकी कजन उसके होटल में एक हैंडसम लड़के को चेक इन कराने आई है। चिंग का मैसेज भी पढ़ता है और फौरन से शिनहाई से निकल जाता है। शुहान ने पहले कभी वो को इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। चिंग रूहान को रूम दिखाते हुए बताती है पिछली बार वो भी इसी कमरे में रुकी हुई थी। यहाँ की एसी और वाईफाई को उसके कजन ने ठीक किया। रूहांग उससे आगे का प्लान पूछता है। चिंग ने बताया कि फिलहाल 1 साल तक यहीं रहकर कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी करना है। रूहांग उसे ऑफर देता है अपने साथ अब्रॉड ले जाने की। उसने टिकट्स भी बुक कर लिए थे अगले हफ्ते का। उसने स्कूल एडमिशन लेटर वीजा सब कुछ रेडी रखा है, बस चिंग के हाँ का इंतजार है। वो को भी यही बात सता रही थी कि कहीं उसका बेजिंग का दोस्त उसे यहाँ से लेना जाए, इसलिए शुहान की कार बोरो करके तेजी से उसके पास आता है और होटल पहुंचकर उन्हें खिड़की के पास देखता है। यहाँ रूहांग बताता है उसे रिग्रेट है, उसने वीजा का मामला लेलिंग के ऊपर पूरी तरह से छोड़ दिया। अगर उसने सब कुछ पहले खुद हैंडल किया होता तो अब तक वो अब्रॉड में होते हैं। तभी शिंगवू आता है और कहता है फांग ने उसे कहा है चिंग को घर ले आने। रूहांग उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है पर वो उसे कोल्ड वाइब्स और बताता है उसने चिंग के मुंह से आज तक उसके बारे में नहीं सुना। सो वो भी कहता है कि अब तक चिंग का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन इसके आगे मैं संभाल लूंगा। चिंग रूहान से डिसाइड करने का थोड़ा वक्त मांगती है। शिंगवू चिंग को बाहर लाकर पूछता है क्या रूहांग उसे बेजिंग ले जाना चाहता है। वो कहती है नहीं, वो उसे अब्रॉड ले जा रहा है।
ये बात सुनकर वो खामोश हो जाता है। जब दोनों बाहर नूडल्स खाने के लिए बैठे होते हैं तब चिंग उससे पूछती है जिस मौके की तलाश में ना जाने वो कब से बैठी थी, अब जो हाथ आया है तो उसे हेजिटेशन फील हो रहा है। वो वो से उसकी राय जानना चाहती है। उसने साफ कहा मैं चाहता हूँ तुम यहीं पे रुको। फिर अम्यूजमेंट पार्क की टिकट देकर बोलता है कि उसका फैसला जो भी हो, अभी या फिर 1 साल बाद जाने का, पर वो जब तक यहाँ है वो उसका ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तभी उसे हाउ का कॉल आता है। उसका कंप्यूटर फिर से बिगड़ गया होता है, सो उसे दोबारा से होटल जाना पड़ता है। वही रुईहांग की माँ उसे बार बार मैसेजेस करके धमकी दे रही होती है कि वापस आ जाओ, मुझे मजबूर मत करो कॉप्स को इन्वॉल्व करने में। वो उन्हें कॉल लगाकर कहता है कि चाहे वो कोई भी तरीके लगा ले, उसका बैंक कार्ड्स ब्लॉक कर दे या उसका फोन ट्रैक करे या फिर उसके डैड के जान पहचान वालों से उस तक पहुंची क्यों ना जाए, वो इस बार हार नहीं मानेगा। वो चिंग को यहाँ से लेकर ही जाएगा। वो जैसे ही कॉल रखता है उसके हाथ से फोन छूट जाता है। ऊपर से बगल वाले रूम का स्ट्रीमर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, तो वो उसे आकर अपना बकबक कम करने को कहता है, पर वो आदमी उस पे गुस्सा करने लगता है कि उसकी वजह से उसका लाइव स्ट्रीमिंग खराब हो गया। रुईहांग पहले से ही अपनी माँ की वजह से फ्रस्ट्रेट था, तो वो अपना आपा खोकर उसे मारने पीटने लगता है। शोर शराबा सुनकर हाउ और वो आते हैं और ऑफिसर शू को बुला लेते हैं। रुईहांग बताता है उसने सेल्फ डिफेंस में हाथ उठाया, प्लस स्ट्रीमर ने उसका चश्मा भी तोड़ दिया, लेकिन वो आदमी तो कहता है कि ये सब झूठ बोल रहा है। वो ऑफिसर को बताता है कि उसने लास्ट मंथ ही हॉलवे के सर्विलियंस को फिक्स किया था, फुटेज से सब कुछ पता लग जाएगा। ये सुनते ही रुईहांग और स्ट्रीमर आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। रुईहांग इस होटल में अब रहने नहीं वाला था, तो वो उसे रिक्वेस्ट करता है आज रात उसके स्टे का इंतजाम कर दें। पहले तो वो का मन नहीं होता, लेकिन जैसे ही रुहांग ने बताया कि चिंग ने वो की तारीफ में कहा है कि वो बाहर से भले ही सख्त है पर अंदर से बहुत ही नर्म दिल, ये सुनते ही वो उसे अपने शॉप ले आया और यूटिलिटी रूम दे दिया रहने के लिए। वो उसके फोन को ठीक करते वक्त पूछता है उसने चिंग को अब्रॉड ले जाने से पहले सब कुछ ध्यान से प्लान तो किया है ना, उसे वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं होगी। रुहांग ने बताया सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, उसने जो भी सेविंग्स की है उन दोनों के वहाँ 2 साल तक रहने के लिए इनफ है, प्लस दोनों के आइल्स स्कोर भी अच्छे हैं, आराम से स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। साथ वो पार्ट टाइम जॉब्स भी करके एक दूसरे को कॉलेज टाइम तक सपोर्ट कर सकते हैं। वो पूछता है क्या उसके पेरेंट्स राजी हैं? रुहांग कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो अब अडल्ट है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। वो आखिरी सवाल करता है ये सब चिंग के लिए क्यों? रुहांग बताता है कि वो उसे छोटे उम्र से ही प्यार करता है। उसकी और चिंग की फैमिली हमेशा से ही बहुत क्लोज थी, दोनों साथ में बड़े हुए, एक ही इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, कभी अलग नहीं हुए, बस तब जब 10th में चिंग ने एब्सेंस लीव ली जब उसकी माँ बहुत ही बीमार थी। रुहांग वो से पूछता है चिंग तो उसकी सगी कजन भी नहीं है, तो वो उसके लिए इतनी केयर क्यों कर रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? वो ने बताया वो सब पैसों के लिए कर रहा है। रुहांग उसे फोन रिपेयरिंग के साथ 5000 वॉन एक्स्ट्रा देता है चिंग को अब्रॉड जाने में कन्विंस करने के लिए।